अरे, आज हम एक ऐसी जगह की तह तक जा रहे हैं जो सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसी लगती है। सोचिए, अंटार्कटिका की बर्फ की लगभग 4 किलोमीटर मोटी चादर, उसके नीचे छुपी एक विशाल झील, लेक वॉस्टॉक, हाँ, लेक फॉस्टॉक। लाखों सालों से बाकी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई, गहरे अंधेरे में डूबी हुई। क्या राज छुपे हो सकते हैं वहां? बिल्कुल। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी सबग्लेशियल लेक्स मतलब बर्फ के नीचे दबी झीलों में से एक है। सबसे बड़ी? हाँ, सबसे बड़ी में से एक। आकार में नॉर्थ अमेरिका की लेक ओंटारियो जितनी बड़ी है, पर करीब 1.5 करोड़ साल से भी ज्यादा वक्त से, आप सोचिए, बर्फ के नीचे कैद है। 1.5 करोड़ साल? हाँ, तो सवाल यही उठता है कि इतने मुश्किल हालात, भयानक ठंडा पानी, जबरदस्त दबाव, पूरा अंधेरा और बहुत कम पोषक तत्व, क्या वहां वाकई में कोई जीवन पनप सकता है? सही बात है। और अगर हाँ, तो कैसा जीवन, किस तरह का? हाँ, और आज हमारी ये गहरी छानबीन इसी रहस्य पर है। हमारे पास कुछ साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं जो वहां से निकाली गई बर्फ के नमूनों का एनालिसिस करते हैं। कुछ आर्टिकल्स हैं जो इस झील की अनोखी दुनिया के बारे में बताते हैं, और कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सुनने में एकदम फिल्मी लगती हैं। हाँ, वो तो है। तो हमारा मकसद है इन सभी सोर्सेस को खंगालना। वैज्ञानिक सबूत क्या कहते हैं, क्या वाकई वहां अनदेखा जीवन है, और वो जो किस्से हैं। हाँ, और लेक वेस्टॉक को लेकर जो अजीबोगरीब किस्से हैं, उनकी सच्चाई क्या है। चलिए इस बर्फीले रहस्य की परतों को हटाते हैं। चलो। तो पहले असली झील की बात करते हैं। कितनी बड़ी है ये, है कहाँ, और पता कैसे चला इसके बारे में? ये नाम वॉस्टॉक कहाँ से आया, ये सब जानना जरूरी है ना, आगे की पहेली समझने के लिए। बिल्कुल। हाँ, तो साइज में ये लेक ओंटारियो के बराबर है, लगभग 15,700 स्क्वायर किलोमीटर्स। वाह। और काफी गहरी भी है, कहीं कहीं तो 500 मीटर से ज्यादा गहरी। ये ईस्ट अंटार्कटिका में है, ठीक नीचे वॉस्टॉक स्टेशन के। वॉस्टॉक स्टेशन ये रशियन स्टेशन है? हाँ, वॉस्टॉक स्टेशन एक रशियन रिसर्च बेस है जो 1957 में बना था। झील का नाम इसी स्टेशन पर पड़ा। अच्छा। और स्टेशन का नाम पड़ा था फर्स्ट रशियन एंटार्क्टिक एक्सपेडिशन के जहाज वॉस्टॉक पर। वॉस्टॉक मतलब ईस्ट होता है रशियन में। ओ, तो स्टेशन पहले से था, झील के बारे में बाद में पता चला। ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली, इसकी खोज भी दिलचस्प है। 1957 में ही, मतलब उसी साल जब स्टेशन बना, एक रशियन साइंटिस्ट थे, एंड्रे कपीत्सा। हाँ, वो हवाई सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने बर्फ की सतह पर एक बहुत बड़ा, अजीब तरह से बिल्कुल सपाट इलाका देखा। फ्लैट? सपाट बर्फ पर। हाँ, उन्हें शक हुआ कि नीचे जरूर कोई बड़ी झील होगी जो बर्फ को नीचे से पिघलाकर ऊपर की सतह को समतल रख रही है। क्या बात है, सिर्फ देख के अंदाजा लगा लिया। हाँ, एक हाइपोथेसिस थी। बाद में 1970s में आइस पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वेज हुए। रेडार से? हाँ, और फिर 1990s में सैटेलाइट मेजरमेंट से ये बात पक्की हो गई कि हाँ, बर्फ के नीचे मीलों फैली एक विशाल झील मौजूद है। गजब, मतलब सालों तक किसी को पक्की खबर ही नहीं थी, और वहां के हालात सुनने में ही अजीब लगते हैं, जैसे किसी दूसरे ग्रह पे पहुंच गए हों। बिल्कुल एलियन एनवायरनमेंट जैसा है। पानी का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है, लगभग -3 डिग्री सेल्सियस। -3 डिग्री? पर वो जमता क्यों नहीं फिर? हाँ, यही तो खास बात है, जमता नहीं। 2 वजहें हैं। एक तो नीचे से पृथ्वी के अंदरूनी गर्मी, जिसे जियोथर्मल हीट कहते हैं, वो मिलती रहती है। अच्छा, धरती के अंदर से? हाँ, और दूसरा, ऊपर की करीब 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत, वो एक कंबल की तरह, मतलब इंसुलेटर की तरह काम करती है, बाहरी भयंकर ठंड को अंदर नहीं आने देती। साथ ही इतना दबाव है, 4 किलोमीटर बर्फ का वजन सोचिए कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। -3 डिग्री का पानी जो जमता नहीं, और दबाव का क्या, वो कितना होगा? दबाव बहुत ज्यादा है, सतह के मुकाबले शायद 350 गुना से भी ज्यादा। बाप रे। पूरी तरह अंधेरा है, सूरज की रोशनी का तो सवाल ही नहीं उठता, और ये झील बाहरी दुनिया से कम 1.5 करोड़ साल से अलग थलग है। 1.5 करोड़ साल? तब से कोई कनेक्शन नहीं? हाँ, माना तो यही जाता है। पर पानी बिल्कुल ठहरा हुआ, स्टैग्नेंट भी नहीं है। अच्छा, वो कैसे? बर्फ पिघलने और दोबारा जमने से पानी बहुत धीरे धीरे हजारों सालों में बदलता रहता है। एक और खास बात ये कि ये झील समुद्र तल से भी सैकड़ों मीटर नीचे है। समुद्र तल से भी नीचे? वाओ, ऐसी जगह तो विज्ञान के लिए ये इतनी खास क्यों है?
मतलब मुश्किल हालात में रहने वाले माइक्रोब्स तो और भी जगह मिलते हैं। आपने यूरोपा का जिक्र किया था। सही सुना। लेक वॉस्टॉक को पृथ्वी पर यूरोपा का सबसे अच्छा एनालॉग माना जाता है। यूरोपा, जुपिटर का चांद। हाँ, यूरोपा पर भी वैज्ञानिकों को पक्का यकीन है कि बर्फ की मोटी परत के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का समुद्र छुपा हो सकता है। अच्छा। तो वॉस्टॉक को समझने से हमें अंदाजा लग सकता है कि ऐसी जगहों पर बिना सूरज की रोशनी, भयानक दबाव और ठंड में जीवन कैसे पनप सकता है और उसे खोजा कैसे जा सकता है। ये एस्ट्रोबायोलॉजी यानी दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज के विज्ञान के लिए एक नेचुरल लैबोरेटरी है। वाह, मतलब हम पृथ्वी पर ही एलियन दुनिया जैसी कंडीशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो वहां तक पहुंचा कैसे गया? ड्रिलिंग वगैरह हुई है? हाँ, और यहीं पर थोड़ा विवाद मतलब कंट्रोवर्सी भी जुड़ा है। रशियंस ने वॉस्टॉक स्टेशन से ड्रिलिंग शुरू की थी और सालों की मेहनत के बाद 2012 में वो बर्फ को भेदकर झील के पानी तक पहुंचने में कामयाब हुए। अच्छा, 2012 में? हाँ, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ड्रिलिंग के लिए उन्होंने बोर होल को खुला रखने के लिए केरोसिन बेस्ड फ्लूइड इस्तेमाल किया था। केरोसिन? हाँ, इस पर चिंता जताई गई कि कहीं ये फ्लूइड और सतह के बैक्टीरिया झील के प्राचीन साफ पानी को कंटैमिनेट न कर दें। ओह नो, मतलब सैंपल मिलने पर भी ये शक कि वो असली है या बाहर से आया है? बिल्कुल। इसीलिए बाद में जब यूएस की टीम ने एंटार्क्टिका की एक दूसरी सब ग्लेशियल लेक विलेंस में ड्रिलिंग की, हाँ, तो उन्होंने बहुत ज्यादा सावधानी बरती और स्टेराइल टेक्निक्स मतलब पूरी तरह साफ सुथरे तरीकों का इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि ऐसी जगहों पर कंटैमिनेशन से बचना कितना जरूरी और मुश्किल काम है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो असली सबूत क्या है? अगर पानी के सैंपल पर शक था तो जीवन का पता कैसे चला? आपने कहा बर्फ के सैंपल्स लिए। बिल्कुल सही। वैज्ञानिकों ने सीधे पानी की बजाय अक्रेशन आइस का एनालिसिस किया है। अक्रीशन आइस, ये क्या होता है? ये वो बर्फ है जो झील के पानी के जमने से ग्लेशियर के नीचे बनती है। जैसे ग्लेशियर झील के ऊपर से खिसकता है ना, हाँ, तो नीचे झील का पानी जमकर बर्फ की नई परतें बनाता जाता है। इस एक्रीशन आइस में झील के पानी और उसमें मौजूद किसी भी जीवन का एक तरह से जमा हुआ रिकॉर्ड होता है। ओह, जैसे ट्री रिंग्स होते हैं। कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर जीवन के लिए। वैज्ञानिकों ने वॉस्टॉक से निकाले गए लंबे आइस कोर के निचले हिस्से से इस एक्रीशन आइस के सैंपल लिए और उनका जेनेटिक एनालिसिस किया। और क्या मिला उसमें? कुछ खास निकला? खास ही नहीं, हैरान करने वाला। इसमें हजारों यूनिक जीन सीक्वेंसेस मिले हैं। हजारों? सीरियसली? हाँ, करीब 3,500 अलग अलग तरह के जेनेटिक सिग्नेचर्स। 3,500 मतलब बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव। किस तरह के? बैक्टीरिया वगैरह? हाँ, ज्यादातर तो बैक्टीरिया के ही सीक्वेंसेस हैं, करीब 94%। अच्छा, कुछ यूकारिया के भी हैं, मतलब ऐसे जीव जिनके सेल्स में न्यूक्लियस होता है, जैसे फंगी या माइक्रोस्कोपिक एल्गी। फंगी? बर्फ के नीचे? हाँ, और थोड़े से आर्किया के भी हैं, जो अक्सर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाए जाने वाले माइक्रोब्स होते हैं। बैक्टीरिया तो समझ आता है, चलो एक्सट्रीम कंडीशंस में रह लेते हैं, पर फंगी भी? और ये किस तरह के माहौल वाले जीवों जैसे हैं? कहाँ पाए जाते हैं ऐसे जीव आमतौर पर? ये सीक्वेंसेस उन जीवों से मिलते जुलते हैं जो आमतौर पर मीठे पानी की झीलों में, थोड़े खारे पानी मतलब ब्रैकिश वाटर में, समुद्र में, मिट्टी में, समुद्र की तलछट, सेडिमेंट्स में, ग्लेशियरों में, बर्फ में। बाप रे, इतनी सारी जगह। हाँ, और यहाँ तक के गहरे समुद्र के गर्म पानी के सोतों, जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं, उनके पास पाए जाने वाले जीवों से भी मिलते जुलते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के सोते। पर झील तो -3 डिग्री सेल्सियस पे है, ये कैसे? हाँ, यही तो मजा है। बर्फ के सैंपल्स में एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब मुश्किल हालात में जीने वाले जीवों के सबूत भी मिले हैं। अच्छा, साइक्रोफाइल्स भी, जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड पसंद है, और थर्मोफाइल्स भी, जिन्हें काफी गर्मी पसंद है। दोनों एक ही जगह? हाँ, थर्मोफाइल्स का मिलना इस बात का मजबूत इशारा है कि झील के तल में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, जहां से गर्म खनिजों से भरा पानी निकल रहा हो। अरे वाह। खासकर झील के दक्षिण पश्चिमी कोने के पास एक इलाका है, एम्बेमेंट कहते हैं उसे, वहां से लिए गए बर्फ के सैंपल V5 नाम दिया गया। में झील के मुख्य हिस्से से लिए गए सैंपल V6 की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी मतलब ज्यादा तरह के जीव और ज्यादा थर्मोफाइल्स के सीक्वेंसेस मिले। ओह, तो मतलब झील के अंदर ही अलग-अलग जोन्स हो सकते हैं, ठंडे और गर्म? बिल्कुल, ये बताता है कि झील के अंदर शायद अलग अलग तापमान और केमिकल वाले जोन्स हों। वाह, ये तो पहेली जैसा है
एक ही जगह ठंडे और गर्म माहौल पसंद करने वाले जीव, तो वहाँ ये जीव खाते क्या होंगे? एनर्जी कहाँ से मिलती होगी? अंधेरा है वहाँ तो। सही सवाल। वहाँ ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं और हेटेरोट्रॉप्स जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दोनों के सबूत मिले हैं। अच्छा, ऑटोट्रॉफ्स शायद सूरज की रोशनी के बिना चट्टानों या केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेकर खाना बनाते होंगे, जिन्हें केमिलिथो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं सकती अंधेरा जो है, हाँ मतलब केमिकल एनर्जी। हाँ, और वहाँ जीवन जरूरी पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन और कार्बन को जटिल तरीकों से इस्तेमाल और रिसाइकिल कर रहा है, इसके भी सबूत मिले हैं। मतलब अंधेरे में भी एक पूरा फंक्शनिंग इकोसिस्टम चल रहा है। कमाल है। ओके, ये तो माइक्रोब्स की बात हुई, बैक्टीरिया, आर्किया। क्या फंगी के अलावा और भी कॉम्प्लेक्स मतलब मल्टी सेलुलर जीवन के संकेत मिले, छोटे मोटे कीड़े या कुछ और? हाँ, यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। फंगी तो है ही, पर कुछ सीक्वेंसेस ऐसे भी मिले हैं जो छोटे जानवरों से मिलते जुलते हैं। जानवरों से? कौन से जानवर? जैसे आर्थ्रोपॉड्स, जैसे पानी में रहने वाले छोटे क्रस्टेशियन डैफ्निया या स्प्रिंगटेल्स, रोटिफर्स, ये भी माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स हैं, और टार्डिग्रेड्स। टार्डिग्रेड्स, वाटर बियर्स, वो तो कहीं भी जी लेते हैं। हाँ, वही जो भयानक कंडीशंस झेलने के लिए मशहूर हैं। यहाँ तक कि एक समुद्री मॉलस्क जैसे सीप या घोंघा और एक स्निडेरियन जैसे सी अनेमनी या जेलीफिश जैसा कुछ से मिलते जुलते जीन सीक्वेंसेस भी पाए गए हैं। क्या? टार्डिग्रेड्स, सी एनेमनी, मॉलस्क, बर्फ के 4 किलोमीटर नीचे, ये कैसे मुमकिन है? कहीं ये कंटेमिनेशन तो नहीं, वो ड्रिलिंग वाले केरोसिन से या लैब में? देखो, ये सवाल तो जायज है और वैज्ञानिक भी इसे लेकर बहुत सावधान है। ये सीधे उन जानवरों के डीएनए सीक्वेंसेस नहीं है हमेशा, बल्कि उनसे मिलते जुलते सीक्वेंसेस हैं। हो सकता है ये किसी अनजान माइक्रोब के हों जो इन जानवरों से रिमोटली रिलेटेड हों। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट सबूत भी मिले हैं बड़े जानवरों के। बड़े जानवर जैसे? ऐसे बैक्टीरियल सीक्वेंसेस मिले हैं जो अक्सर मछलियों जैसे रॉक कॉड का जिक्र एक सोर्स में है, क्रिस्टेशियंस जैसे लॉबस्टर की आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, एनालिड्स, केंचुए, नीमेटोड्स, गोल कीड़े, स्पंजेस और सी स्क्वर्ट्स के साथ पाए जाते हैं। मतलब ये वो बैक्टीरिया हैं जो इन जानवरों के साथ रहते हैं? हाँ, या उनके अंदर। ये सीधे जानवरों के डीएनए नहीं है, पर ये उन बैक्टीरिया के सिग्नेचर हैं जो इन जानवरों के साथ जुड़े होते हैं। तो ये इशारा करते हैं कि शायद वहां ऐसे होस्ट जानवर मौजूद हों। मछलियों के होने के इनडायरेक्ट सबूत। वाह, मतलब एक पूरा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम हो सकता है वहां। पत्थर खाने वाले बैक्टीरिया, गर्म सोतों से एनर्जी लेने वाले जीव, फंगी, टार्डिग्रेड्स और शायद मछलियां भी। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा रोमांचक है। हाँ, और ये उस मरीन कनेक्शन वाली थ्योरी को भी बल देता है। मरीन कनेक्शन मतलब समुद्र से जुड़ाव? हाँ, जैसा हमने कहा, झील समुद्र तल से नीचे है। V5 सैंपल जो इम्बेमेंट वाला था, उसमें नमक जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड आयंस ज्यादा मिला है। ओह, और समुद्री जीवों से मिलते जुलते सीक्वेंसेस भी हैं। तो एक संभावना ये है कि लाखों साल पहले, करीब 3.5 करोड़ साल पहले, जब एंटार्क्टिका पर बर्फ कम थी और समुद्र का स्तर आज से काफी ऊंचा था, हाँ, तब शायद लेक वोस्टॉक सीधे सदर्न ओशन से जुड़ा हुआ एक समुद्री किनारा या खाड़ी, मरीन बे रहा हो। अच्छा, फिर बर्फ जमने लगी, समुद्र पीछे हट गया और यह हिस्सा बाकी दुनिया से कट गया। एग्जैक्टली। फिर ये पूरी तरह आइसोलेट हो गया और यहाँ जो समुद्री जीवन फंसा रह गया, उसने इन अंधेरी, ठंडी, हाई प्रेशर कंडीशंस में इवॉल्व करना शुरू किया, बिल्कुल अनोखे तरीके से। वाह, ये तो गजब की थियरी। अब कंटैमिनेशन की बात करें तो वैज्ञानिकों ने काफी सावधानी बरती थी। आइस कोर की बाहरी परत को केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड से धोकर स्टरलाइज किया गया। कंट्रोल सैंपल्स इस्तेमाल किए गए ताकि पता चले कि लैब या ड्रिलिंग फ्लूइड से कुछ नहीं आ रहा। हालांकि कंटैमिनेशन का खतरा, खासकर जब जीवन बहुत कम मात्रा में हो, लो बायोमास सैंपल्स, पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डाइवर्सिटी और अलग अलग तरह के जीव मिले हैं, उन्हें सिर्फ कंटैमिनेशन कहकर खारिज करना मुश्किल लगता है। बहुत कुछ है जो वहीं का लगता है। ठीक है, तो साइंस तो कमाल की है और असली रहस्य ही इतना गहरा है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर एक और कहानी है जो इंटरनेट पर खूब घूमती है, ऑर्गेनिज्म 46b।
आ गया ऑर्गेनिज्म 46B। हाँ, ये नाम ही किसी टॉप सीक्रेट फाइल जैसा लगता है। ये क्या चीज है, क्या बला है ये? हाँ, ये वो कहानी है जिसने लेक वॉस्टॉक को कंस्पिरेसी थ्योरीज और अजीबोगरीब जीवों मतलब क्रिप्टोजोलॉजी के नक्शे पर ला दिया। ये किस्सा है एक विशालकाय ऑक्टोपस जैसे जीव का। ऑक्टोपस जैसा? हाँ, पर कहा जाता है इसके 14 टेंटिकल्स हैं। 14? ऑक्टोपस के तो 8 होते हैं ना? बिल्कुल, और ये अपना रूप बदल सकता है, शेप शिफ्टिंग, यहाँ तक कि इंसान का भी। क्या इंसान का रूप? हाँ, और ये दूर से ही करीब 150 फीट की दूरी से अपने शिकार को एक जहर से पैरालाइज कर सकता है। रुको, 14 टेंटिकल्स, इंसान का रूप लेना, 150 फीट दूर से पैरालाइज करना, ये तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी नहीं लग रहा, मतलब हॉलीवुड टाइप। कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके कटे हुए टेंटिकल्स भी सपोजिडली जिंदा रहते हैं और बदला लेते हैं। कटे हुए टेंटिकल्स बदला लेते हैं? कैसे? एक कहानी है कि एक रिसर्चर ने कुल्हाड़ी से इसका टेंटिकल काट दिया, तो उस टेंटिकल ने पलटकर उससे कुल्हाड़ी छीन ली और बाद में रात को उसे सोते हुए मार डाला। व्हाट? कटा हुआ टेंटिकल कुल्हाड़ी छीनकर मार रहा है? ये तो बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं लगता। क्या इसमें जरा भी सच्चाई है? कहाँ से आई है कहानी? बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, और यकीन करना भी नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है। एक होक्स? मतलब जानबूझकर फैलाया गया झूठ? हाँ, इसे असल में सी माइकल फॉरसाइट नाम के एक साइंस फिक्शन और हॉरर लेखक ने 2012 में अपनी वेबसाइट पर एक शॉर्ट स्टोरी के तौर पर पोस्ट किया था। अच्छा, तो ये फिक्शन है? बिल्कुल फिक्शन। कहानी जानबूझकर ऐसी लिखी गई थी जैसे वो कोई असली न्यूज रिपोर्ट हो, जिसमें काल्पनिक रिसर्चर डॉक्टर एंटोन पडाल्का का जिक्र था। ये कहानी उस समय चल रही लेक वॉस्टॉक की रशियन ड्रिलिंग की असली खबरों से इंस्पायर्ड थी। वो 2012 का टाइम था जब रशियंस पहली बार झील तक पहुंचे थे। अच्छा, तो ये एक लेखक की कल्पना थी जिसे लोगों ने सच मान लिया। टिपिकल इंटरनेट, टैब्लॉइड्स और कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट्स ने इसे हाथों हाथ लिया होगा। बिल्कुल, और ये फैल गई। हाँ, कुछ बातें जैसे ऑक्टोपस का कैमोफ्लेज करना या रंग बदलना, उसे लोग शायद शेप शिफ्टिंग समझ सकते हैं दूर से, पर 14 टेंटाकल्स, इंसानी रूप और खूनी कटे हुए हाथ, ये तो कोरी बकवास लगती है। बिल्कुल, हमें वैज्ञानिक संभावना जैसे लाखों सालों में इवॉल्व हुए अनोखे माइक्रोब्स, शायद छोटे एक्सट्रेमोफाइल जानवर भी, और कोरी कल्पना जैसे किसी मॉन्स्टर मूवी का जीव के बीच फर्क समझना होगा। सही कहा। ऑर्गेनिज्म 46B जैसे होक्स इसलिए फैलते हैं क्योंकि लेक वुस्टॉक जैसी अनजानी गहराइयों का रहस्य हमें खींचता है। ऑर्गेनिज्म 46B नाम सुनने में ही कितना रहस्यमयी और ऑफिशियल लगता है ना? हाँ, लगता तो है। और जहाँ पक्की जानकारी कम होती है, वहाँ ऐसी कहानियां आसानी से अपनी जगह बना लेती है। लोग शायद विश्वास करना चाहते हैं कि ऐसी छुपी हुई जगहों पर कुछ अद्भुत या खतरनाक छुपा बैठा है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक तरफ ये अद्भुत अलग थलग दुनिया है जहां साइंटिफिक प्रूफ है कि जीवन है, वो भी काफी कॉम्प्लेक्स माइक्रोब्स का। गर्म पानी के सोतों के संकेत हैं, समुद्री कनेक्शन की संभावना है, यहां तक कि मछली और दूसरे जानवरों के अप्रत्यक्ष निशान भी। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल झूठी फिल्मी मॉन्स्टर की कहानी। मुख्य बातें ये हैं, लेक वॉस्टॉक एक अनोखा एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है। पृथ्वी पर शायद कहीं और ऐसा नहीं। वहां जीवन मौजूद है, ये वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है। हाँ, ये जीवन मुख्य रूप से माइक्रोबायल है, लेकिन काफी विविध और जटिल लगता है, जो लाखों सालों में अडैप्ट हुआ है। सबूत इशारा करते हैं कि झील के अंदर अलग अलग जोन्स हो सकते हैं, ठंडे इलाके, गर्म पानी के सोते वाले इलाके और शायद खारे पानी वाले क्षेत्र भी। ठीक है। ये झील दूसरी दुनियाओं पर जीवन खोजने के लिए, खासकर जुपिटर के चांद यूरोपा के लिए, एक बेहद महत्वपूर्ण एनालॉग है। सही। और ऑर्गेनिज्म 46B की कहानी वो पूरी तरह फिक्शन है, एक होक्स, पर यह दिखाती है कि अनजाने रहस्यों के प्रति इंसान कितना आकर्षित होता है और कैसे साइंस फिक्शन कभी-कभी सच बनकर फैल जाता है। सच में असली वैज्ञानिक रहस्य ही इतना कमाल का है कि हमें ऐसे बनावटी मॉन्स्टर्स की जरूरत ही नहीं। लेक वॉस्टॉक खुद ही हमारी पृथ्वी पर मौजूद एक एलियन दुनिया जैसा है। बिल्कुल, और एक सोचने वाली बात यहीं से निकलती है। लाखों साल के आइसोलेशन
और एक्सट्रीम कंडीशंस को देखते हुए भले ही वहाँ 14 टेंटिकल्स वाला शेप शिफ्टिंग ऑक्टोपस ना हो, पर ऐसे कौन से बिल्कुल यूनिक एडाप्टेशंस या अनदेखे लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो सकते हैं जो शायद हमने पहले कभी ना देखे हों। ये सोचने वाली बात है। ऐसे माइक्रोब्स जिनका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग हो, ऐसे छोटे जानवर जिन्होंने अंधेरे और दबाव में जीने के बिल्कुल नए तरीके खोज लिए हों, शायद ऐसे जीव जो खनिजों पर ही पूरी तरह निर्भर हों। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जब कभी भविष्य में कंटामिनेशन के डर के बिना सीधी खोज होगी, झील के पानी और तलछट के सैंपल लिए जाएंगे, तो असल में क्या मिलेगा? असली खजाना तो शायद अभी भी उस बर्फीली गहराई में छुपा इंतजार कर रहा है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.